Hi, welcome to another important chapter from class 10th first flight book। और इस चैप्टर में हम मिजबिल जो कि एक ऑटर है इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ऑटर क्या होता है? ऑटर कुछ ऐसा जानवर होता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये एक समुद्री जानवर होता है, सी एनिमल है और सी फूड पर डिपेंड करता है, यानी मछलियां खाता है, ऑक्टोपस खाता है, जितने भी समुद्री जीव जंतु है ना उनको ये खाकर जिंदा रहता है। एक कार्निवोरस एनिमल है ये। अब ये ऑटर इस चैप्टर में इसका नाम है मिजबिल। जैसे हम अपने कुत्ते का नाम रखते हैं ना रोस्टर, टॉमी, ऐसे इस ऑटर का नाम रखा है मिजबिल। और रखने वाला कौन है? ये है हमारे भाई साहब गेविन मैक्सवेल। ही इज द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। और इनके जीवन की ये सच्ची घटना है। ये एक पालतू ऑटर रखते हैं, ठीक है। और ये ऑटर इनके साथ कैसे घुलता मिलता है ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ऑटर एज अ पालतू जानवर रखते क्यों हैं ये हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड से। सो बिफोर यू रीड पर आते हैं। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमसफियरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। इस चैप्टर का जो ऑथर है दिस इज गेविन मैक्सवेल। ये एक छोटे से घर में कहां रहता था? कैमसफियरना नाम की एक जगह है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में। वेस्ट हाईलैंड क्या होता है? जैसे इंडिया में लद्दाख है ना, एक खाली रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है लद्दाख, बिल्कुल ऐसे ही स्कॉटलैंड में एक खाली रास्ता है जिसको हम वेस्ट हाईलैंड कहते हैं। यहां पर एक छोटी सी जगह है कैमसफियरना। इसी जगह पर मैक्सवेल अपने कुत्ते के साथ रहता है। आप ये जो फिगर देख पा रहे हो पीछे बैकग्राउंड में, ये एक्चुअल स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड की ही पिक्चर है जो मैंने इंटरनेट से ली है। जी हाँ, ठीक है। तो भाई ये जो मैक्सवेल है ये अपने कुत्ते के साथ कैमसफियरना नाम की जगह पर रहता था जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है। लेकिन व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। अनफॉर्चुनेटली एक दिन क्या होता है भाई, मैक्सवेल का ये जो पालतू कुत्ता है जिसका नाम जॉनी था वो मर जाता है। अब इस कुत्ते की जगह मैक्सवेल कोई दूसरा कुत्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वो इस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। अब भाई कुत्ता तो रखना नहीं है, लेकिन बट लाइफ विथआउट अ पेट वाज लोनली। अब जॉनी के मरने के बाद मैक्सवेल पूरा अकेला हो गया था और बिना किसी पालतू जानवर के रहना मैक्सवेल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। आइए मैक्सवेल के अपने शब्दों में सुनते हैं कि भाई इसकी जिंदगी का ये जो अकेलापन है ये अब कैसे दूर करेगा। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते ही हमें इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। ये एक्टिविटीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं चाहूंगा कि इस एक्टिविटी को भी जरूर करो। देखो भाई, इस एक्टिविटी में पहले एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन है SPCA, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, इसका फुल फॉर्म है। भाई इसने ना जो भी इंसान पालतू जानवर रखता है ना उसके लिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि पालतू जानवरों का ध्यान कैसे रखा जाता है। तो भाई अगर तुम्हारे पास भी कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई भी पालतू जानवर है तो आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है पहली। और अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटी पे। दूसरी एक्टिविटी बड़ी मजेदार है। इमेजिन समवन हैज गिफ्टेड यू अ पेट। मान लो कि किसी ने तुम्हें कोई पालतू जानवर गिफ्ट कर दिया, कुत्ता कर दिया, बिल्ली कर दिया, चूहा कर दिया, कोई भी पालतू जानवर तुम्हें गिफ्ट कर दिया गया है। अब तुम्हें करना क्या है? विथ योर partner's help, make a list of the things you need to know about the pet in order to take good care of it. What has been done for you? अब देखो उस पालतू जानवर के बारे में जो तुम्हें गिफ्ट किया गया है ना, उसके बारे में तुम्हें क्या क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए ताकि तुम उसका ख्याल रख पाओ। उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे पहला तुम्हारे लिए दिया गया है कि भाई वो जानवर क्या खाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम उसका ख्याल रख सको, उसे वही चीज खिला सको। दूसरी चीज तुम लिख सकते हो कि भाई किस इन्वायरमेंट में वो रहता है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ठंडे इन्वायरमेंट में रहता है, गर्म इन्वायरमेंट में रहता है, क्योंकि कुछ जानवर क्या होते हैं ना गर्म जगह पे रहते हैं, उन्हें ठंडे जगह पे ले आओगे तो वो मर जाएंगे। तीसरी चीज तुम ये भी चेक कर सकते हो कि भाई वो एग्रेसिव है क्या,
एग्रेसिव हैं कि शांत हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो वो एग्रेसिव हैं तो तुम्हारे घर वालों को खा जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं जो तुम्हें किसी पेट के बारे में पहले से ही जान के रखनी है, तो वो आप अपने मन से कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये थर्ड वाली एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑटर्स से रिलेटेड है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्सेस। ये बहुत ही भारी संख्या में गीले स्थानों पे पाए जाते हैं। आपको याद रहेगा, ऑटर्स केवल गीले स्थानों पे पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें मछलियां चाहिए खाने के लिए, क्योंकि उन्हें समुद्र के जानवर चाहिए खाने के लिए। जैसे भाई झरना हो गया, तालाब हो गया, नदी के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और एक ऐसा ही छोटा सा शहर है इराक में जिसका नाम है बसरा। बसरा में ऐसे बहुत सारे ऑटर्स रहते हैं। अब क्या करना है कि इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन। मान लो कि भाई तुम्हें इराक के बसरा से ऑटर्स को उठाकर लंदन ले आना है, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, एक पालतू जानवर के तौर पे। अब तुम्हें कौन कौन से स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे ताकि तुम उस ऑटर का ख्याल रख पाओ। जैसे कि तुम्हें बहुत सारा पानी चाहिए, एग्जांपल के तौर पे मान लो, यस ऑटर्स को पानी चाहिए रहने के लिए, उन्हें फ्लोइंग वाटर्स बहुत पसंद होते हैं, उन्हें मछलियां खाना पसंद होता है। तो भाई तुम्हें क्या करना है ना, लंदन में बहुत सारा पानी या नदी के किनारे उन्हें रखना है। पहला अरेंजमेंट तो आपको ये करना पड़ेगा। और भी क्या क्या अरेंजमेंट्स आपको करना पड़ेगा वो आप इस बॉक्स में दिए गए इंफॉर्मेशन से नोट डाउन कर सकते हो। देखो यहां पर दिया गया है कि भाई इराक में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिस वजह से ऑटर वहां पे सरवाइव कर पाते हैं, और लंदन में कौन सी सुविधाएं नहीं है जो आपको अरेंज करना पड़ेगा अगर आप ऑटर को पालतू जानवर के तौर पर रखना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की तरफ, ठीक है। सो हाय, नमस्ते और मेरी क्रिसमस। तुम्हारा सैंटा आया है और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया है। सो कीपिंग एन आई ऑन योर बोर्ड एग्जाम डेज 2023, वी हैव कम अप विद सच अ बुक जिसमें आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स भी मिलेंगे ना, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आया? आप लोग कमेंट में वो वर्ड यूज करते हो ना लगातार कि भैया सबसे बेस्ट वाली सैंपल पेपर कौन सी है, सबसे अच्छा सैंपल पेपर कौन सा होगा जिससे 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं मेरे दोस्त। So this one is the book from शिवदास पब्लिशर्स। और इस बुक की सबसे खास बात यह है ना, इस बुक में आपको पिछले 7 सालों के 15 से भी ज्यादा बोर्ड पेपर्स मिल जाएंगे, और उन बोर्ड पेपर्स में उन क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया है जो इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। बेस्ट वाली सैंपल पेपर। दिस सैंपल पेपर कम्स फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आपको इन बुक्स के इनिशियल पेजेस में ही सीबीएसई के सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर फुल्ली सॉल्व मिल जाने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली किसी एक सैंपल पेपर को सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस तो गेन होने वाला नहीं है, तो इस बुक में ही आपको लेटेस्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 5 और fully solved sample papers दिए गए हैं, so that you can be familiarized with the type of questions, pattern of questions coming in your board exams। सिर्फ इतना ही नहीं, वन गो रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू पॉइंट्स और चैप्टर वाइज समरी दी गई है सभी सब्जेक्ट्स में। ये सभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और गेस व्हाट, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आप इन बुक्स को अभी अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक निकालकर क्लिक करते हो तो वहां आपको इन सभी बुक्स पर डिस्काउंट चल रहा है ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। सो फटाफट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ, क्लिक ऑन द लिंक एंड गो फॉर दिस बुक, शिवदास पब्लिशर्स, पास 7 ईयर बोर्ड पेपर्स प्लस सैंपल पेपर्स। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq। जो इस चैप्टर का ऑथर है मैक्सवेल, वो अपनी कहानी खुद अपने वर्ड्स में सुना रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये कहानी शुरू होती है 1956 के शुरुआती दिनों से। न्यू ईयर का टाइम था और मैं भाई साउदर्न इराक में घूमने गया हुआ था। इराक के साउदर्न इलाके में ऑथर घूमने गया था और तभी it has crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog। भाई ऑथर अकेला था ही क्योंकि उसका कुत्ता मर गया था, और जैसे ही ये इराक जाता है घूमने ना, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब क्या होता है? एक थॉट, कोई ख्याल, ठीक है। तो तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ऑटर्स रख लूं पालतू जानवर के तौर पे, क्योंकि कुत्ता तो उसे रखना नहीं था, क्योंकि वो अपने पिछले कुत्ते से बहुत प्यार करता था और उसकी जगह वो किसी दूसरे कुत्ते को नहीं रख सकता था। एंड दैट ऑफ कैमस्फियर ना,
और ऑटर रखने की ऑथर क्यों सोचता है? क्योंकि भाई जिस जगह वो रहता था कैमिस्फियर में, ये जगह रिंग्ड बाय वाटर, ये पानी से चारों तरफ घिरा हुआ था और पानी इस ऑथर के घर से कितना दूर था? अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। ऑथर अगर अपने दरवाजे से कोई पत्थर भी फेंके ना तो वो जाकर सामने वाले नदी में गिरता था, इतना नजदीक रहता था ऑथर नदी के। तो भाई ऑटर्स को भी पानी पसंद है, इसलिए ऑथर को लगता है कि क्यों ना मैं ऑटर को पालतू जानवर बना लूं, क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं वहां पानी भी है और ये जगह वुड बी इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और इसलिए ये ऑथर सोचता है कि भाई मेरे घर के चारों तरफ तो पानी ही पानी है, तो ये बहुत ही इमिनेंटली का मतलब क्या होता है? इमिनेंटली का मतलब होता है हाईली, ठीक है, बहुत ज्यादा सुटेबल जगह होगी ऑटर को पालने का। यहां पर जो एक्सपेरिमेंट की बात की गई है ना, ये ऑटर को लंदन में पालने का जो एक्सपेरिमेंट ऑथर करना चाहता था ना, उस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है कि भाई जब ऑथर इराक घूमने गया तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं ऑटर को पालतू जानवर बना लूं, क्योंकि कुत्ता तो उसे रखना नहीं था, उसका पुराना कुत्ता मर गया था। और ये इसलिए भी सोचता है क्योंकि जहां पर ये रहता था ना वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और ऑटर्स को पानी बहुत पसंद होता है, और इसलिए ये सोचता है कि क्यों ना मैं ऑटर को ही एक पालतू जानवर बना लूं, ठीक है। अच्छा देखो आगे क्या होता है कि व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। अब जैसे हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो हम अपने दोस्त को बताते हैं ना, भाई वो बंदी बड़ी सही है, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ऑथर के दिमाग में चल रहा था कि वो ऑटर पाले और वो ये बात अपने दोस्त को बड़े प्यार से, बड़े कैजुअली बताता है। और उसका दोस्त भी बड़े प्यार से रिप्लाई देता है कि तू बहुत सही सोच रहा है, और अगर तुझे ऑटर्स चाहिए ना तो तू एक अच्छा ऑटर ले सकता है। कहां से? टिग्रीस मार्सेस से। अब देखो टिग्रीस एक नदी है, अब ये नदी इतनी फेमस क्यों है मैं तुमको बता दूं कि भाई इंसान सबसे पहले जो जन्मा है, जो बोलना सीखा है ना, वो टिग्रिस नदी के किनारे ही। अब तुम अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इंसानों का जन्म कहां पर हुआ, तो तुम कह सकते हो कि भाई जो सबसे पुराने इंसान रहते थे ना वो टिग्रिस नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। तो ये इसका फ्रेंड जो रहता है वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें ऑटर चाहिए ना तो तुम्हें टिग्रिस नदी के किनारे ऑटर्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। क्योंकि टिग्रिस नदी के किनारे ये जो ऑटर्स है ना वो इतनी ज्यादा संख्या में है, जैसे हमारे यहां मक्खियां होती है, मक्खियां तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगी ना, बिल्कुल ऐसे ही इसका फ्रेंड कहता है भाई कि अगर तुझे ऑटर चाहिए तो तू टिग्रिस नदी के किनारे चला जा, वहां बहुत सारे ऑटर्स मिल जाएंगे तुझे। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। इसका फ्रेंड ये भी बताता है कि भाई टिग्रिस नदी के किनारे जो ऑटर्स पाए जाते हैं ना, उन ऑटर्स को जो अरबियन पीपल होते हैं वो पालतू जानवर बना के वहां पर रखते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, इसलिए तुझे वहां पर एक अच्छा ऑटर मिल जाएगा पालने के लिए। अब ऑथर और उसके फ्रेंड के बीच में ये दोनों बातचीत होती है और बात करने के बाद ऑथर और उसका फ्रेंड वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। अब ये दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ये दोनों साथ में बसरा सिटी में चले जाते हैं। इराक में ही एक छोटा सा शहर है बसरा, वहां पर ये लोग क्यों जाते हैं? ये कंसुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं। कंसुलेट जनरल किसे कहते हैं भाई? कंसुलेट जनरल वो इंसान होता है ना जो किसी दूसरे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको हम हिंदी में राजदूत कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में किसी इंडियन पीपल को जरूरत है ना तो इंडियन एम्बेसी वहां पर मदद करेगी। अमेरिका में भी इंडियन एम्बेसी है, अगर कोई इंडियन अमेरिका में रह रहा है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कंसुलेट जनरल के पास जाएगा, इंडियन कंसुलेट जनरल के पास जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो ऑथर है वो इंग्लैंड का था और आया हुआ था ये इराक में। तो इराक में बसरा में इंग्लैंड का एक एम्बेसी था जिसको हम कंसुलेट जनरल कहते हैं, ठीक है। तो ये कंसुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं ये और इसका दोस्त। क्यों जाते हैं? टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। अब देखो उस टाइम पे टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, और टेलीफोन हुआ भी करते थे तो किसी किसी के पास, तो उस टाइम मेल जाता था, ये ईमेल नहीं भाई, लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये और इसका फ्रेंड दोनों कंसुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं ताकि अगर कोई मेल इंग्लैंड से आया हो
तो उसे कलेक्ट कर सकें और उसका जवाब दे सकें। ठीक है, इंग्लैंड यूरोप में पड़ता है और इसलिए यहां पर यूरोप दिया गया है। ठीक है, एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। अब कंसुलेट जनरल के ऑफिस में जाने के बाद ये ऑथर देखता है कि भाई इसके दोस्त का जो लेटर था वो तो आ गया है, लेकिन इसका लेटर नहीं आया है। बड़ी समस्या है। अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है और ये 50,000 वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं इस चैप्टर पर। कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि भाई कौन सा लेटर का इंतजार कर रहा था ऑथर। तो भाई ऑथर ना, ये ऑथर को इंग्लैंड ले जाना था ऑथर को, और इसलिए वो वहां की गवर्नमेंट से परमिशन मांग रहा था और इसलिए उसने मेल लिखा था। बस उसी मेल का वो इंतजार कर रहा था कि उसका रिप्लाई आ जाए तो मैं ऑथर को यहां से इंग्लैंड लेके चलूं। ठीक है, तो जब वो कंसुलेट जनरल के ऑफिस में जाता है कि क्या रिप्लाई आया है कि नहीं उधर से, तो ये देखता है कि भाई इसके फ्रेंड का लेटर तो आ गया है, लेकिन इसने जो लेटर लिखा था वो अभी नहीं आया है। और जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक ये जो चैप्टर का ऑथर है ये ऑटर को लेके इंग्लैंड नहीं जा सकता था। ठीक है, बिना परमिशन के भाई कैसे ले जाएगा? तुम किसी देश में कोई जानवर ले जा रहे हो, बिना परमिशन के ले जाओगे? नहीं ना। तो भाई अब ऑथर को करना था इंतजार उसके रिप्लाई का, कि रिप्लाई आ जाए, परमिशन मिल जाए, तब मैं ऑथर को यहां से लेके चलूं। ठीक है, अब लेटर तो नहीं आया। अब लेटर नहीं आया तो ऑथर क्या करता है? आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, I tried to telephone। अब ऑथर यार सोचता है मेरा लेटर क्यों नहीं आया। अब इसलिए ये इंग्लैंड में क्या करता है? केबल करता है। केबल का मतलब क्या होता है? टेलीग्राफ से मैसेज भेजना। उस समय टेलीग्राफ एक माध्यम हुआ करता था जिससे अगर तुम्हें जल्दी कहीं पर मैसेज पहुंचाना है तो टेलीग्राफ के माध्यम से तुम पहुंचा सकते हो। तो इराक से ये ऑथर इंग्लैंड टेलीग्राफ करता है कि भाई मेरा लेटर क्यों नहीं आया। लेकिन 3 दिन बाद भी इस टेलीग्राफ का भी कोई उत्तर नहीं आता उधर से, और इसने अब सोचा कि अब कोई चारा नहीं है तो टेलीफोन करना पड़ेगा। ठीक है, और टेलीफोन करने के लिए, कहीं पर भी टेलीफोन करने के लिए, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूं, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। अब ऑथर को इंग्लैंड कॉल करना था, लेकिन एक उस टाइम प्रॉब्लम थी कि भाई तुम्हें अगर कहीं कॉल करना है तो तुम्हें 24 घंटे पहले अपना कॉल बुक करना पड़ेगा। तो ऑथर टेलीफोन एक्सचेंज में जाता है ताकि वो अपना कॉल बुक कर पाए। लेकिन ऑन द फर्स्ट डे, जब पहले दिन वो जाता है टेलीफोन करने, तो क्या होता है? द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। जो टेलीफोन का लाइन था, जो तार था, वो कहीं ब्रेक हो गया था, कहीं टूट गया था, इसलिए भाई काम नहीं हो पाया। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। अब दूसरे दिन ऑथर चाहता है कि भाई आज मैं टेलीफोन कर लूंगा, लेकिन उस दिन क्या होता है? टेलीफोन एक्सचेंज ही बंद होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन कुछ छुट्टी थी। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन जब ऑथर जाता है टेलीफोन करने, फिर से टेलीफोन लाइन में कोई खराबी आ गई थी, कोई ब्रेकडाउन हो गया था, और इसलिए वो 3 दिन लगातार इंग्लैंड टेलीफोन नहीं कर पाता है। अब भाई इसके दोस्त को लेट हो रहा था क्योंकि उसका लेटर तो आ गया था, इसका लेटर नहीं आया था। इसलिए इसका जो दोस्त था, माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। भाई इसका दोस्त इंतजार नहीं करता है, और ये ऑथर जो है ये अपने दोस्त को कहता है चल भाई तू इंग्लैंड चला जा, तेरा लेटर आ गया है, मेरा जब लेटर आएगा तब मैं 1 हफ्ते बाद आके तुझसे इंग्लैंड में मिलूंगा। और आखिरकार 5 दिन बाद इस ऑथर का भी जो लेटर है वो इसे रिसीव होता है। और केवल लेटर ही रिसीव नहीं होता, यहां पर है सरप्राइज। देखो इसको और क्या मिलता है। नाउ आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड। और जैसे ही ऑथर को अपना पत्र मिलता है ना, वो उस लेटर को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है ताकि वो पढ़ सके। लेकिन यहां पर होती है एक बहुत ही अजीब चीज। भाई जैसे ही वो बेडरूम में जाता है ना इस लेटर को पढ़ने, बेडरूम में ऑलरेडी 2 अरबियन पीपल स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है ना, तो वो देखता है कि भाई 2 अरब के लोग आए हुए हैं, 2 अरबियन पीपल आए हुए हैं, और वो उसके बेडरूम के फ्लोर पर ही लेटे हुए हैं। स्क्वेटिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच्ड। ठीक है, ऐसे फैले हुए हैं। वहीं फ्लोर पर वो लोग बैठे हुए थे। जैसे हम अपने घर के जमीन पर बैठ जाते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं स्क्वेटिंग। ठीक है, तो बिल्कुल ही ऑथर के बेडरूम का जो फर्श था ना, उस फर्श पे 2 अरबियन पीपल बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। और यही नहीं,
उनके बगल में क्या था? ले अ सैक दैट स्क्वाम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई इन अरबियन पीपल के बगल में एक थैला रखा था, एक बड़ा सा बोरा रखा था, बोरी जिसको हम कहते हैं। और ये जो थैला था ना, ये समय समय पर क्या कर रहा था? स्क्वर्म कर रहा था। स्क्वर्म का मतलब कभी कभी उछल रहा था भाई वो, और कभी कभी मुड़ रहा था। जैसे हम किसी जानवर को किसी थैले में बंद कर देना, तो वो थैला कभी कभी ऐसे ऐसे उछड़ेगा और कभी कभी इधर उधर होगा, तो बस उसी मूवमेंट को हम स्क्वर्म कहते हैं। स्क्वर्म की मीनिंग होती है ट्विस्टेड अबाउट, यानी मुड़ना, कूदना। ठीक है, तो वो जो थैला ये अरबियन पीपल लेके आए हुए थे ना, तो ऐसा लग रहा था उस थैले में कोई जानवर है। और तभी ये अरेबियन पीपल जो है ना, वो एक नोट लेकर आते हैं। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑटर। भाई ये अरेबियन पीपल ऑथर को एक नोट देते हैं, और ये नोट किसने लिखा था? ऑथर के फ्रेंड ने लिखा था, जो कुछ दिन पहले ही जा चुका था। ये देखो यहां पे है ना कि माय फ्रेंड्स लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। इसके फ्रेंड का लेटर आ गया था, तो भाई इसका फ्रेंड वहां से इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद वो क्या करता है? वो देखता है कि उसके फ्रेंड को ऑटर की जरूरत है, तो वो क्या करता है? वो अरबियन पीपल से ना एक ऑटर को अपने दोस्त के घर पे भिजवा देता है एज अ गिफ्ट। और गिफ्ट भिजवाने के बाद वो उसको एक लेटर भी भेजता है, जिसमें लिखा होता है, ये ले भाई तेरा ऑर्डर मैंने भिजवा दिया। तो अब तुम्हें समझ में आया कि इस बोरे में क्या था? जी हां, इस बोरे में था ऑटर। तो इस पूरे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि इस ऑथर को ये जो ऑटर जानवर है ये कैसे मिलता है। अब मिल तो गया है, और अब हम देखेंगे इस चैप्टर की मेन स्टोरी, यानी ऑटर के मिलने के बाद ऑथर और ऑटर के बीच में कैसे रिलेशन बनता है। ठीक है, अच्छा। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेज ऑफ माई लाइफ that has not yet ended and may for all I know not end before I do। अब भाई ऑथर कहता है कि जैसे ही मैंने ये थैला खोला जिसमें कि ऑटर पहले से मौजूद था, थैला खोलते ही मेरे जीवन का वो समय चालू होता है, वो फेज शुरू होता है जो फेज अब तक खत्म नहीं हो पाया है। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई वो जब से मैंने वो थैला खोला था तब से लेकर आज तक ये ऑटर मेरे पास ही है। इसीलिए ऑथर कहता है कि भाई वो थैला खोलते ही मेरे जीवन का जो समय चालू हुआ ना, वो समय आज तक खत्म नहीं हुआ है, एंड में और खत्म भी नहीं होगा, जितना मुझे पता है। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक इस ऑटर को मैं अपने पास रखूंगा, इसको मैं पालता रहूंगा। अब भाई ये ऑटर की तरफ इतना मोहित क्यों हो गया, इतना अट्रैक्टेड क्यों हो गया, ये भी जान लेते हैं। इट इज इन इफेक्ट अ थैरलडम टू ऑटर्स। अब देखो ये एक बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। तो भाई ऑथर कहता है ऐसा इसलिए है ना क्योंकि ऑटर्स ना हमेशा दूसरे व्यक्तियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो इतने सुंदर होते हैं, और इस अट्रैक्शन को हम ऑटर फिक्सेशन कहते हैं। ऑटर फिक्सेशन का मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, किसी की तरफ मोहित हो जाना। किसी सुंदर लड़की को देख के हम क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही ऑटर को देखकर ये जो ऑथर था मैक्सवेल, वो बिल्कुल मोहित हो गया, और इसलिए वो कहता है कि भाई जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ऑटर को अपने पास से नहीं हटाऊंगा, मैं उसको पालता रहूंगा। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है कि भाई ऑटर्स ना इतने आकर्षित होते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं ऑटर्स की तरफ आकर्षित हो जाना। ऑटर फिक्सेशन एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है कि भाई किसी के लिए बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट हो जाना, किसी के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग आना। ठीक है, तो ऑटर्स से बेसिकली इसको प्यार हो गया था, और इसलिए वो कहता है कि भाई जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ऑटर को पालता रहूंगा। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल। और ये बात केवल ऑथर नहीं कह रहा है कि भाई ऑटर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ये बात वो हर इंसान कहता है जो कभी ना कभी किसी ऑटर को पाल चुका है। जिस इंसान ने आज तक किसी ना किसी एक ऑटर को अगर भी पाला है ना, तो वो हमेशा ये कहेगा कि ऑटर बहुत सुंदर जानवर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और इसलिए ये ऑथर भी कह रहा है कि भाई जब से मैंने वो थैला खोला है ना, तब से लेकर आज तक मैं ऑटर्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया हूं, मुझे ये जानवर बहुत पसंद आया है।
नाउ द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक, अब ये जानवर जो इस थैले में से निकला था, ये थैला वही है जो अरेबियन पीपल कुछ देर पहले ऑथर को देके गए थे। अब इस थैले में एक जानवर था और ये जानवर जैसे ही इस थैले से बाहर निकलता है, कहां पर निकलता है? ऑन द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कंसलेट बेडरूम। अब देखो, कंसलेट जनरल के ऑफिस गया था ना ऑथर अपना मेल लेने, इसी के ऑफिस में अपना मेल लेकर बगल में एक बेडरूम होता है, वहां बेडरूम पे ये अपना मेल पढ़ रहा होता है। तभी अरेबियन पीपल आते हैं और ये जानवर का थैला उसे हैंड ओवर करते हैं। अब इस थैले से जैसे ये जानवर बाहर निकलता है, इस बेडरूम के टाइल्ड फ्लोर पर, जो फर्श थी वो टाइल्स थी और पूरा बहुत बड़ा सा जगह था उस रूम में, वहीं पर ये जानवर बाहर निकलता है। और इस जानवर को देखकर पहली नजर में ऑथर को लगता है कि भाई ये जानवर कुछ कुछ रिजेंबल करता है, किसकी तरह? अ वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। भाई मेडिवली कंसीव्ड का मतलब क्या होता है? मेडिवल एज आपने नाम सुना होगा, ये 476 सीई, सी क्या होता है? कॉमन एरा से लेकर 14th सेंचुरी तक हमारा यूरोप में क्या चल रहा था? मेडिवल एज चल रहा था, ठीक है। इसके बीच के टाइम को हम मेडिवल एज कहते हैं। तो भाई जब यूरोप में मेडिवल एज चल रहा था, वहां पर छोटे छोटे ड्रैगन्स को ना दानव या राक्षस समझा जाता था, उनके लिए बहुत बुरी बुरी कहानियां प्रसिद्ध थी। तो ऑथर भी जैसे उस ऑटर को देखता है ना, उसको लगता है कि भाई कुछ कुछ वो बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा मेडिवली कंसीव्ड यानी मेडिवल एजेस में जो ड्रैगन्स के बारे में कहानियां सुनाई जाती थी, उन कहानियों की तरह ही ये ऑटर भी छोटा सा ड्रैगन की तरह देखने में लग रहा था। अब ये एनिमल ऑथर को ड्रैगन की तरह क्यों लग रहा था? क्योंकि फ्रॉम द हेड, सर से लेकर टिप ऑफ द टेल, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। ऑथर को ये जानवर ड्रैगन जैसा इसलिए लग रहा था ना, क्योंकि जैसे ये थैले से बाहर निकलता है ना, ये ऑटर कुछ कुछ ड्रैगन की तरह दिखता है। कैसे? इसके दोनों तरफ, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? बोथ हाफ्स जिसके इक्वल हों, दोनों तरफ ऐसे ऐसे पॉइंटेड स्केल्स निकले हुए थे, ऐसे कांटे निकले हुए थे, ठीक है। सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स का मतलब दोनों तरफ इक्वल साइज के पॉइंटेड कांटे निकले हुए थे इसके बॉडी पर। फ्रॉम द हेड, सर से लेके इस पूंछ के अंत तक हर जगह ऐसे कांटे निकले हुए थे उसके शरीर में, और ये कांटे मड आर्मर्ड थे, यानी पूरा धूल मिट्टी से भरे हुए थे, कीचड़ लगा हुआ था इसमें। आर्मर का मतलब क्या होता है? आर्मर का मतलब होता है कवर्ड या कोटेड, हम कह सकते हैं, ठीक है, कोटेड कह लो आप। तो ये इसके जो स्केल्स थे, इसके जो पॉइंटेड कांटे थे ना, ये मिट्टी और कीचड़ से लिपटे पड़े हुए थे, और बिटवीन हुज टिप्स was a visible soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और इन कांटों के बीच में ना इसका जो फर था, इसका जो रोआ था, वो कैसा था? सॉफ्ट वेलवेट, एकदम मुलायम था, एकदम मखमल जैसा मुलायम था, और देखने में कैसा लग रहा था? कुछ कुछ चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह। आप फिगर देख सकते हो, इस फिगर में ये जो सॉस दिख रहा है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है ना, ये मोल का मतलब होता है, मोल एक मैक्सिकन सॉस होता है। क्या होता है? मैक्सिकन सॉस। जैसे हम अपने यहाँ टोमेटो सॉस खाते हैं ना, ऐसे ही एक मैक्सिकन सॉस होता है, वो उसको हम मोल कहते हैं, ठीक है। ये चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसका जो रोआ था, इस ऑटर का जो स्किन था, जो रोआ था, जो फर था ना, वो कुछ कुछ चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह लग रहा था। और तभी ये ऑटर क्या करता है? ही सुक हिमसेल्फ, ये अपने आप को हिलाता है। और जैसे ही ये अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है, जैसे कुत्ते नहा के निकलते हैं ना तो अपनी पूरी बॉडी को हिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये ऑटर भी अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है। और ऑथर हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। जैसे ही ये ऑटर अपनी शरीर को हिलाता है, ऑथर को लगता है भाई आधा धूल तो ये गिरा देगा जमीन पर, लेकिन बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ। लेकिन उस दिन तो छोड़ो, अगले 1 महीने तक इन कांटों में जो धूल, मिट्टी और कीचड़ लगा था, वो ऑथर छुड़ा नहीं पाता है। और उसके बाद दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। और आखिरकार 1 महीने बाद ऑथर इसके पॉइंटेड स्केल्स पर लगे हुए कीचड़ को छुड़ाता है। लास्ट ऑफ द मड मतलब आखिरी कीचड़ जो लगा हुआ था, पूरी तरीके से उसके शरीर से अब कीचड़ साफ हो चुका था। और आखिरकार ये ऑथर सी द ऑटर एज इट वर, अब ऑटर को अपने असली रूप और असली कलर में
ऑथर देख पाता है। अब तक तो वो पूरा धूल मिट्टी और कीचड़ से एकदम लिपटा पड़ा था और 1 महीने तक ऑथर कोशिश करता रहा, लेकिन इसके पॉइंटेड, इसके कांटों से वो कीचड़ नहीं निकाल पाया। और 1 महीने बाद फाइनली जब ये कीचड़ निकला, तब जाकर ऑथर को ऑटर का असली कलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। अब तक ऑथर ने इस ऑटर को अपने असली रूप, अपने असली रंग में देख लिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिजबिल, एज आई कॉल द ऑटर, इस ऑटर का नाम बड़ी इज्जत से रखा गया, मिजबिल। ऑथर इसे मिजबिल ही बुलाता था। और इनफैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, ये ऑटर, ये जो जानवर था ना, ये उस प्रजाति से बिलोंग करता था, शायद इस प्रजाति को विज्ञान अब तक नहीं जानती थी। यानी साइंस की नजर में ऑटर जैसा कोई जानवर नहीं होता है। और जब ऑथर ने, इस चैप्टर के ऑथर मैक्सवेल ने जब इस ऑटर को अपना पालतू जानवर बनाया, तब आखिरकार एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चन्ड बाई जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल, पर्स्पिसिलाटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। जब इस चैप्टर के ऑथर गेविन मैक्सवेल ने इस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया, तब जाकर साइंस को कहीं पता चला कि ऐसा भी कोई जानवर धरती पे है। और आखिरकार जो जूलॉजिस्ट होते हैं, जो जानवरों पर रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्होंने ऑटर जैसे सभी जानवरों का नाम क्या रखा? साइंटिफिक नेम रखा लुट्रोगेल पर्स्पिसिलाटा मैक्सवेली, या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम मैक्सवेल्स ऑटर्स कहने लगे। कितनी मजेदार बात है ना। इस ऑथर ने जैसे ही इस जानवर को गोद लिया या पेट बनाया, ये फेमस हो गया भाई, है कि नहीं? और आज हम इसे मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये ऑटर और ऑथर के बीच में दोस्ती कैसे बनती है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। भाई 24 घंटे, शुरुआत के 24 घंटे की बात की जा रही, जब मिजबिल और ऑथर एक दूसरे से मिले। और फर्स्ट 24 आवर्स में क्या क्या हुआ? मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल, ये जो ऑटर था, ये ना तो बहुत ज्यादा रूड था ऑथर से, और ना तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली था। मतलब ना तो दोस्ती ना दुश्मनी, एकदम भाई, एकदम अपने अपने ही मजे में रहना। ठीक है, तो ऑथर से ना तो वो बहुत ज्यादा दुश्मनी कर रहा था, ना तो बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहा था। वो कुछ कुछ, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो बिल्कुल कैसा था? एकदम दूर दूर रह रहा था ऑथर से। अलूफ एंड इनडिफरेंट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कीपिंग अ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ऑटर था, ये तो ना बहुत ज्यादा रूड था, ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, और साथ साथ में वो ऑथर से एकदम दूरी बनाए हुए था। भाई ऑथर अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा था। भाई अपन अपना काम करेगा, तू अपना काम कर, इस मिजाज का था ये ऑटर। चूजिंग टू स्लिप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। और ये जो ऑटर था ना, ये ऑथर के बेड से जितना दूर सो सकता था, उतना दूर सोने की कोशिश करता था। हाँ, ऐसा क्यों है पता नहीं, आगे देखेंगे। लेकिन ये तो शुरुआत के 24 घंटे की बात थी। और सेकेंड डे क्या होता है? द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep इन द क्रुक ऑफ माई नीज। अब दूसरी रात क्या होता है? इस मिजबिल का जो सब्र होता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। ये क्या होता है? ये ऑथर के बेड पे आता है। आखिरकार दूसरी रात जाकर ये ऑटर ऑथर के बेड पर आता है सोने, इन द स्मॉल आवर्स। और कब आता है? स्मॉल आवर्स का मतलब जब सुबह होने वाला हो, इसको हम स्मॉल आवर्स कहते हैं। 12 बजे के रात के बाद और 6 बजे के पहले जितना भी समय होता है, इसको हम स्मॉल आवर्स कहते हैं। ठीक है, तो 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद कभी ये मिजबिल आया ऑथर के बेड पर और ऑथर के घुटने के बीच में आके सो गया। ये देखो, रिमेन्ड asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज। क्रूक ऑफ माई नीज यानी जहां पर घुटना हमारा मुड़ता है ना, यहीं पर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाई साहब क्रूक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम क्रूक कहते हैं। तो ऑथर के क्रूक पर आकर ये ऑटर जो है वो सो जाता है ऑथर के बेड पर। समझ में आया? और आखिरकार तब तक सोता रहता है until the servant brought tea in the morning and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his सराउंडिंग। और ये ऑटर ऑथर के साथ तब तक सोता रहता है जब तक अगले दिन नौकर उसके रूम में चाय लेकर नहीं आता है। और जब ये चाय लेकर नौकर आता है, तब जाकर ऑटर उठता है। और दिन में क्या करता है ये ऑटर? ही बिगिन टू लूज हिज
एपैथी, एपैथी का मतलब क्या होता है? सैडनेस। कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ऑटर को भी पहले दिन कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना एपैथी खोना चालू कर देता है, वो धीरे धीरे खुश होने लगता है। एंड टेकिंग इन कीन, वो इंटरेस्ट ले रहा था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, मच टू कीन, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। किसमें? इंटरेस्ट इन इज सराउंडिंग, अपने अगल बगल के लोगों में, अपने अगल बगल के माहौल में जहां वो रह रहा था, वहां पे अब ये इंटरेस्ट लेने लगा था, उछल कूद कर रहा था। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑथर कहता है कि भाई आई मेड अ बॉडी बिल्ड फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। अब ऑथर क्या करता है, उस ऑटर, उस जानवर को पकड़ने के लिए उसके बॉडी के लिए एक बेल्ट बनाता है और उसको पहनाता है। उसके बाद उसे पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है, टुक हिम ऑन अ लीड। खुद जो ऑथर रहता है वो आगे आगे चलता है और वो जानवर उसके पीछे पीछे चलता है। और कहां ले जाता है वो ऑथर इसे? बाथरूम के पास ले जाता है। भाई बाथरूम देख के ना ये ऑटर, ये जो जानवर है, ये बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। भाई ये जो ऑटर रहता है इसे पानी बहुत पसंद होता है। जैसे ये बाथरूम में जाता है तो लगभग आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक, ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय, वो खुशी से एकदम पागल हो जाता है पानी को देखकर। और जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचता है क्या करता है, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, तुरंत वो बाथ टब में छलांग लगा लेता है। प्लंगिंग का मतलब क्या होता है? टू जंप। ठीक है, तो पानी को देखकर ऑटर सबसे पहले क्या करता है, बाथ टब में छलांग लगा लेता है और उसके बाद वहीं पर रोलिंग इन इट, और बाथ टब में ही इधर उधर घूमता है, मतलब खूब मजे से नहाता है। और क्या करता है ये, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। मान लो ये है हमारा बाथ टब, ठीक है, तो ये ऑटर क्या करता है, पहले तो इस बाथ टब में कूद जाता है, प्लंग कर लेता है, छलांग लगा लेता है। उसके बाद क्या करता है, रोलिंग इन इट, और इसी बाथ टब में वो गोल 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 घूमता है और मजे से नहाता है। ठीक है, उसके आगे क्या करता है, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। सबसे पहले तो क्या करता है, ये ऐसे बाथ टब में पानी ऊपर ऊपर तक भरा हुआ था, वो तुरंत इसके अंदर जाता है और अंदर जाकर बहुत तेजी से इस किनारे पर जाता है, फिर इस किनारे पर आता है, फिर इस किनारे पे जाता है, यानी शूटिंग अप एंड डाउन। शूटिंग अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से मूव करना। सबसे पहले पानी के अंदर जाके वो इस किनारे जाता है, फिर इस किनारे आता है, फिर इस किनारे जाता है, फिर इस किनारे आता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब। ठीक है, जितना लंबा था ये बाथ टब, उतनी दूरी तक कभी वो इस तरफ जाता, फिर कभी इस तरफ आता। ठीक है, एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। और वो इतनी आवाज निकाल रहा था, यानी उसके अंदर खेलने से स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब क्या होता है, जो छप छप की आवाज आती है ना पानी से। स्प्लैश का मतलब होता है जब हम किसी पानी में हाथ मारते हैं ना, तो जो आवाज आती है छप की, उसको हम स्प्लैश कहते हैं। और स्लॉश का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से जो पानी बाहर आता है ना, ऐसे ऐसे पानी बाहर आता है ना, तो जो बाहर आते टाइम आवाज करता है उसको हम स्लॉश कहते हैं। तो स्लॉश एंड स्प्लैश मान लो पानी का आवाज है। तो जब ये जो ऑटर बाथ टब में नहा रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल स्लॉश एंड स्प्लैश जैसी आवाज निकालता है, जैसे कि एक हिप्पोपोटेमस निकालता है। भाई हिप्पोपोटेमस भी जब नदियों में जाता है ना, तो वो खूब खेलता है, और पानी हिप्पोपोटेमस को भी बहुत पसंद है और ऑटर्स को भी बहुत पसंद है। इसलिए पानी के टब के अंदर जाकर ये जो ऑटर रहता है, ये स्लॉश एंड स्प्लैश की आवाजें निकालता है, छप छप की आवाज निकालकर खेलता है। ठीक है, वो नहीं निकालता, पानी छप छप की आवाज करती है। ठीक है, दिस आई वॉज टू लर्न। अब ऑथर कहता है कि यहां से मुझे ऑटर्स के बारे में एक सीख मिलती है। क्या मिलती है? इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। भाई यहां से हमें पता चलता है कि ऑटर्स की एक खूबियां होती हैं। क्या खूबियां होती हैं? एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। लोग ऐसा कहते हैं, सो टू स्पीक का मतलब क्या है, कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई ऑटर्स के बारे में क्या कहा जाता है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ऑटर्स को क्या पसंद होता है भाई, पानी का हर एक बूंद उन्हें पसंद होता है कि जितना भी पानी उनके अगल बगल हो वो एक्सटेंडेड हो और फैला हुआ हो। मतलब वो जितनी दूर तक पानी को फैला सकते हैं ना, वो उतनी दूर तक फैलाने की कोशिश करते हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड में फर्क क्या है? तो एक्सटेंडेड का मतलब भाई किसी सीधी लाइन में फैलना, और स्प्रेड का मतलब पूरा एरिया कवर करना, पूरा एरिया कवर करते हुए फैलना। तो ये है फर्क। ठीक है, तो ऑटर्स को क्या पसंद होता है? ऑटर्स को भाई पसंद होता है कि वो
पानी को दूर दूर तक, जितना दूर तक फैला सकते हैं उतना वो फैलाना चाहते हैं। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और अगर पानी किसी कटोरे में रखा गया है, किसी बाउल में रखा गया है, तो तुरंत उस बाउल को पलट दो, उस कटोरे को पलट दो ताकि पानी फिर से फैल जाए। इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, बी सैट इन एंड स्प्लॉज्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। मान लो ये है हमारा बॉल, ठीक है, ये हमारे कटोरी है। तो भाई सबसे पहले तो ऑटर्स चाहते हैं कि अगर बॉल में पानी रखा गया है तो इस बाउल को उल्टा कर दो, पलट दो, ठीक है। और अगर उल्टा ना कर पाओ तब क्या करो, बी सैट इन, इस बाउल में बैठ जाओ। ऑटर्स क्या करते थे, कोई बाउल रहता था, कोई कटोरी रहता था, अगर इसको पलट नहीं पाते थे तो इसी में बैठ जाते थे और क्या करते थे, स्प्लॉज्ड इन, और पानी को ऐसे ऐसे बाहर बाहर फेंकते थे। स्प्लॉज्ड इन का मतलब छप छप करके पानी की जो बूंदे हैं वो ऐसे बाहर आती थी, ठीक है, अंटिल इट ओवरफ्लोज। और तब तक ये बूंदे बाहर फेंकता रहता था ऑटर, जब तक ये पानी पूरा बाहर फैल ना जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। ऑटर्स का ये मानना था कि भाई पानी को ना कभी भी शांत नहीं रखना चाहिए, केप्ट ऑन द मूव, पानी को हमेशा चलाते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ पानी से करते रहना चाहिए, ऐसा ऑटर्स का मानना था। ऑटर्स को देख के ऐसा लगता था कि भाई, उनको ऐसा लगता है कि पानी अगर रुका हुआ है तो ये वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है, और पानी अगर रुका हुआ है तो ये गुस्सा दिलाने वाली चीज है, ऐसे रुके हुए पानी का कोई काम नहीं है। तो मतलब अल्टीमेटली हमने यहां से लेके यहां तक ऑटर्स की एक खासियत जानी कि ऑटर्स को रुके हुए पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पानी के साथ खेलना, पानी को फैलाना, जितना दूर तक वो पानी को फैला सकते हैं उतना उन्हें पसंद है। अगर पानी रुका हुआ है तो उन्हें लगता है कि ये पानी खराब है और उन्हें ये रुके हुए पानी को देखकर गुस्सा आता है। तो हमने यहां से लेके यहां तक ऑटर्स की ये खासियत पढ़ी। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इस कहानी में क्या क्या होता है। 2 days later, मिजबिल escaped from my bedroom as I entered it। अब होता क्या है कि 2 दिन की बात है, ऑथर जैसे ही अपने बेडरूम में अंदर जाता है, ऑथर के ही बेडरूम में ये ऑटर बंद होता है, यानी वो उसी बेडरूम में रहता है वो। तो जैसे ही ऑथर अपने बेडरूम में इंटर करता है, मिजबिल escaped, मिजबिल अंदर से बाहर चला जाता है। एंड आई टर्न्ड टू सी हिज टेल disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। और ऑथर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे देखने के लिए, तो वो बस उसकी पूंछ देख पाता है, उस ऑटर की सिर्फ पूंछ देख पाता है कि वो जो ऑटर की पूंछ है ना, वो आगे ऐसे गली गई थी, एक कॉरिडोर था, ठीक है। इस कॉरिडोर, मान लो कोई सीधा कॉरिडोर गया है, ठीक है, मान लो ये ऑथर का बेडरूम है और इस बेडरूम से मिजबिल निकलता है, सीधा कॉरिडोर से यहां जाता है और यहां आने के बाद एक टर्न होता है, ठीक है। तो ऑथर यहां से खड़ा होकर देखता है कि भाई ये जो ऑटर है वो यहां से आगे जाकर मुड़ गया और केवल इसकी पूंछ ऑथर को दिखाई देती है। ये लिखा है ना, डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, यानी इस कॉरिडोर के बेंड तक ये देखता है कि भाई ऑटर की पूंछ दिखाई पड़ रही है और फिर ऑटर आगे चला जाता है, ठीक है। एंड दैट लेड टू द बाथरूम। और ये राउंड कौन सा रहता है, ये जो ये मुड़ा हुआ जो रास्ता है वो कहां ले जाता है, वो बाथरूम तक जाता है। कहां तक जाता है, वो बाथरूम तक जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, 2 दिन बाद एक और घटना घटी कि भाई जैसे ही ये ऑथर इस बेडरूम में जाना चाहता था, दरवाजा खोला इसने, अंदर से मिजबिल निकल के भाग गया इसके बेडरूम से और जाके यहां से मुड़कर बाथरूम में चला जाता है, ठीक है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज। और ऑथर क्या बताता है कि भाई बाय द टाइम आई गॉट देयर, जब तक मैं बाथरूम में पहुंचता हूं, ही वाज ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, ये जो ऑटर था वो बाथ टब के किनारे पर खड़ा था, मतलब ऊपर चढ़ जाता है बाथ टब के। जैसे ये है, मान लो हमारा बाथ टब, ठीक है, ये है हमारा बाथ टब, तो ऑटर इसके किनारे पर यहां पर कहीं पर खड़ा हुआ था और क्या कर रहा था, फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉस। यहां पर टोटी लगी हुई थी, नल लगा हुआ था, ठीक है। और ये जो ऑटर था ना, ये अपने हाथों से इस टोटी के हैंडल पर क्या कर रहा था, ऐसे हिला डुला रहा था, उसे लग रहा था कि कहीं वो इस टैप को ऑन कर सके, ठीक है, मतलब इसको खोलने की कोशिश कर रहा था। अब देखो ऑथर जो होता है वो देखता है इस ऑटर क्या कर रहा है, ये ऑटर उसको देखता है, ध्यान से देखता है, और कुछ देर देखने के बाद ऑथर
एकदम अमेज्ड हो जाता है, एकदम चौंक जाता है ये देखकर। क्या देखता है कि इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। ये ऑटर जो है ये बहुत देर से खोलने की कोशिश कर रहा था इस टोटी को, इस टैप को, लेकिन 1 मिनट से भी कम के टाइम में ये क्या करता है, इस टोटी से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है। ट्रिकल ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। यानी इस ऑटर ने इस टैप को थोड़ा खोल लिया था एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। और एक दो क्षण के बाद ये ऑटर क्या करता है, पूरी तरीके से इस टैप, इस टोटी को ओपन कर देता है, जिससे ये पानी फुल फ्लो में गिरने लगता है। समझ में आया? ब्रैकेट में यहां पर कुछ दिया गया है। इस ब्रैकेट में यही बताया गया है कि भाई उस दिन पहली बार ये ऑटर लकी था कि इसने सही तरफ टोटी को घुमाया और तभी पानी निकला। क्योंकि होता क्या था कि ऑन लेटर ओकेजन्स कई बार ऐसा भी हुआ कि ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर चिटरिंग विथ इरिटेशन। होता क्या था, देखो थोड़ा क्लीन मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये टैप होता है ना, और ये टैप की वो गोल वाली हुंडी होती है जिसको घुमाना होता है, तब जाकर इस नल से क्या निकलता है, पानी निकलता है। यही तो होता है ना। तो ये जो ऑटर था ना, वो पहली बार में इसको सही दिशा में रोटेट करता है, जिससे इसमें से पानी निकलने लगता है। लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता। उस दिन वो लकी था। ऑथर क्या बताता है कि भाई उस दिन, पहले दिन ये ऑटर लकी था क्योंकि वो सही दिशा में इस टोटी को घुमाता है और पानी निकल आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर। कई बार वो इस टोटी को गलत दिशा में घुमा देता है, जिससे ये जो टैप होता है ये और टाइट हो जाता है। चिटरिंग विथ इरिटेशन, और जब इसमें से पानी नहीं निकलता है तो ये ऑटर गुस्सा होता है, मतलब चिल्लाता है, इरिटेशन होके गुस्सा आके चिल्लाता है कि इसमें से पानी क्यों नहीं निकल रहा। एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलर टू कॉपरेट। और जब ये उल्टी दिशा में इसे घुमाता है तो इसमें से पानी नहीं निकलता, और जब पानी नहीं निकलता तो ऑटर क्या कर जाता है, वो इस टैप, इस टोटी से डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टोटी थी, ये जो पानी का नल था, वो उसका साथ नहीं दे रहा था, उसके साथ कॉपरेट नहीं कर पा रहा था। कैसे कॉपरेट नहीं कर पा रहा था भाई? ऑटर समझता था कि पानी निकलना चाहिए, पानी निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ये ऑटर को थोड़ी पता है कि उल्टे दिशा में घुमा रहा है कि सीधे दिशा में। तो आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब। नाउ अब आगे ऑथर बताता है कि भाई बहुत जल्द ऐसा हुआ कि ये जो मिजबिल है ये सारी चीजें सीख गया। नाउ ही वुड फॉलो मी विथआउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। ऑथर कहता है कि भाई अब मुझे इसको पकड़कर आगे आगे नहीं चलना पड़ता, मैं जहां भी जाता हूं ये मुझे फॉलो करने लगता है, और मैं इसका जब भी नाम बुलाता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है। मतलब मिजबिल अब जान चुका था ऑथर को, और ऑथर भी मिजबिल को समझ चुका था, तो वो एक दूसरे की बात समझने लगे थे। ठीक है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। ऑथर बताता है कि ये जो जानवर है ऑटर, ये ज्यादातर समय वैसे खेलने में बिताता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball। अब ऑथर कहता है कि भाई ज्यादातर टाइम ये जो ऑटर है वो खेलने में बिताता था, और क्या खेलता था? He spent hours, वो घंटों बिता देता था shuffling a rubber ball राउंड रूम। वो बिल्कुल ऐसे, मान लो कि इस ऑटर के 4 पैर थे ना, एक पैर ये हो गया, ठीक है, और 2 पैर मान लो इधर हो गए, और 2 पैर इधर हो गए, और ये हमारा ऑटर है पूरा। ठीक है, ये हमारा ऑटर है। तो वो इन चारों पैरों के बीच में फुटबॉल को रखता था, और चारों पैरों से कभी इधर से मारता, कभी इधर से मारता, कभी इधर से, कभी इधर से। मतलब क्या कर रहा था? वो ड्रिबल द बॉल कर रहा था। ड्रिबल द बॉल अराउंड द रूम, मतलब रूम के हर कोने में घूम घूम के। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 4 पैरों वाला फुटबॉल प्लेयर है, जो फुटबॉल को बीच में रखकर कभी इस पैर से मार रहा है, कभी इस पैर से, कभी इस पैर से, कभी इस पैर से। तो इसका ज्यादातर टाइम इसी में जाता था। इसको हम क्या कहते हैं? सफलिंग रबर बॉल राउंड रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर। 4 पैरों वाले फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह वो बॉल को क्या करता था? पूरे रूम में अपने चारों पैरों से खेलता रहता था। कभी इस पैर से मारता था बॉल को, कभी इस पैर से, मतलब अपने बीच में ही, अपने चारों पैरों के बीच में ही वो बॉल रख के खेलता रहता था ज्यादातर टाइम। ठीक है। अब वो आगे क्या करता है कि एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट। अब ये जो ऑटर रहता है ना, वो अपने पैरों से ही बॉल को खेल नहीं सकता, बल्कि अपने नेक से, पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक
टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। वो क्या कर सकता था, वो इस बॉल को जो अपने पैरों से वो खेल रहा था, उस बॉल को अपने नेक, अपनी गर्दन से उस दूरी, उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता था जहां तक शायद हम उस ऑटर को देख के नहीं कह सकते कि वो अपने गर्दन से इतनी दूर बॉल फेंक सकता है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉस। ये तो ऐसे ही अपने पास टाइम के लिए वो कर लेता था कि बॉल के साथ खेलना, फिर अपने नेक, अपने गर्दन से बॉल को बहुत ऊंचा फेंक देना, ये सब तो ये ऑटर करता ही करता था। लेकिन ऑटर्स का जो असली गेम होता है, जो फेवरेट गेम होता है, वो क्या होता है, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक। जब ये ऑटर अपने बैक, अपने पीठ पर ऐसे लेट जाता है और उसके बाद क्या करता है, जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वो छोटे छोटे चीजों को लेकर क्या करता है, जगल करता है उनके साथ। जगल का मतलब आपने देखा होगा कि जो मैजिशियंस होते हैं वो 3-4 बॉल लेते हैं और किसी को भी गिरने नहीं देते, बस इसी को हम जगल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑटर्स का बहुत ही फेवरेट गेम होता है कि वो अपने पंजों के बीच में कोई छोटी छोटी चीज लेते हैं और उसको जगल करते हैं, और एक भी बॉल या एक भी चीज को नीचे नहीं गिरने देते। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही खेलते हैं ऑटर्स। मार्बल्स वर मिजबिल्स फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम। आप देख सकते हो इस वीडियो में कि जो ऑटर है ये मार्बल्स से ही खेल रहा है, वो जो हम कहते हैं ना कंचे, इसी कांचों से ही खेल रहा है। तो खाली समय में इस ऑटर का फेवरेट जो खिलौना होता है वो यही कंचे ही होते हैं। इन कंचों के साथ क्या करता है, ही वुड लाई ऑन हिज बैक rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping onto the floor। आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक जो चीजें लिखी गई है ना, वो आपको वीडियो में दिख रहा है। वीडियो में ये ऑटर जो कुछ भी कर रहा है, बस यहां से लेके यहां तक यही लिखा गया है कि भाई अपने पंजों में कंचों को बीच में रख के कभी इस तरफ ले जाना, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, और एक भी कंचों को गिरने ना देना। तो कुछ इस तरीके का गेम वो ऑटर खेलता था। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है, जो हम इस वीडियो के दूसरे भाग में लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपके लिए हमारे पास होमवर्क भी है। क्या है, दिस इज योर होमवर्क। आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करना है। सो आई होप कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करोगे। ख्याल रखें अपना, अपनों का। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।